इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वॉर। इम्पॉर्टेंट वॉर कहाँ दिया हुआ है? इम्पॉर्टेंट वॉर दिया हुआ है लुसेंट जनरल नॉलेज जो देखते हैं उसके 2019 वाले एडिशन में जो इम्पोर्टेंट वॉर दिए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला वॉर है बैटल ऑफ हैदर पास। ये जो वॉर हुआ था, एक तरफ था अलेक्जेंडर। हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर को इंडिया में एंट्री करना था। तो एंट्री करते वक्त उसको जब इंडिया में आ रहा था तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। स्टार्टिंग में कुछ राज्य सीधा सीधा इसके हाथ में मिल गया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कुछ राज्य डायरेक्टली इसकी अथॉरिटी मान लिया, क्योंकि सबको पता था ये पूरा दुनिया को जीतने आना है। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था पोरस। पोरस को फ़र्क नहीं पड़ता था। पोरस को लगता था कि मैं, क्योंकि वो थोड़ा जाबाज था, उसका मन था कि मैं हार जाऊं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो पोरस इतना बेहतरीन अच्छी तरह से लड़ाई किया। जिस जगह का नाम है उसका नाम है, उसको हैदर पास बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, लेकिन वो एक्चुअली जो लड़ाई हुआ था हमारा जो झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। और इसके बाद इस लड़ाई में पोरस भले ही हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ पोरस से कि उसने उस राज्य को फिर से लौटा दिया पोरस को जीतने के बाद भी। क्लियर है ना? तो जैसे ही पोरस से जीतने के बाद अब अलेक्जेंडर और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा और नॉर्थ इंडिया में आने वाला था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसके जो सैनिक थे ना वो लोग डर गए, क्योंकि धनानंद के पास बहुत ज़्यादा सेना थी, इवन बहुत सारा एलिफेंट था। इसके कारण जो अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा इंडिया को छोड़कर, और एक लड़ाई को बीच में ही छोड़ कर लौटना पड़ा। उसका जो एक सपना था पूरे देश का जीतने का, पूरे वर्ल्ड को जीतने का, वो नहीं हो पाया सपना। उसका नेक्स्ट देखने वाले हम कलिंग वार। कलिंग वार होता कब है? एक्चुअली अशोक बनते हैं 269 में। एक्चुअली राजा तो 273 में उसके पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन 269 के बीच 4 साल ऑलमोस्ट ये अपने भाइयों से लड़ाई करते रह गए, क्योंकि इनके बहुत सारे भाई थे। तो इनको सब, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता था कि रूल ऑफ सक्सेशन का मतलब है कि एक इंसान का डेथ करने के बाद राजा कौन बनेगा, बेटा में से कौन सा बेटा बनेगा, सबसे बड़ा वाला बनेगा, कौन बनेगा, पता नहीं होता था। तो लड़ाई होने लगा 273 से 269 तक लड़ाई होता है। उसके बाद अशोक सारे भाई को हरा देता है, एक भाई को छोड़ के सारे भाई को हरा देता है। उसके बाद राजा बनता है मगध एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का। मगध का मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन डायनेस्टी थी। उसके बाद ऑलमोस्ट 9 साल बाद उसको कलिंगा पे अटैक करना था। कलिंगा पे अटैक किया। कलिंगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, उड़ीसा में जो एक जगह है। तो उसने क्या किया, ऑल 260 BC में, क्योंकि 269 BC में एक्चुअली राजा बना था। तो इसमें अशोका जीत जाते हैं। लेकिन अशोका देखते क्या है कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, 1 लाख लोग मरे हैं, लेकिन उससे पे जैसे, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या था किसी राज्य में, जो मेन फैमिली मेम्बर होता था वही लड़ाई करने जाता था। मेल मेंबर गया लड़ाई करने, तो जो अगर मेल मेंबर जो कि ब्रेड विनर है, मतलब जो खाना उपाय करता है सबके लिए, उसी की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद पूरा जो फैमिली है तबाह हो जाता है। तो अशोका को ये देख के बहुत बुरा लगता है। अशोका उसके बाद से ये लड़ाई वाला जो एटीट्यूड था उसको छोड़ देता है। उसका मन था कि अब हम फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, हम हार्ट ऑक्यूपेशन करेंगे, दिल लोगों का जीतेंगे, जगह नहीं मतलब लूटेंगे। तो इसके बाद बहुत बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करने लगते हैं। उनका था कि धम्म को फैलाना है। धम्म का मतलब बुद्धिज्म के हर एक पॉइंट को नहीं उठाते थे। जैसे बुद्ध निर्वाण के बारे में बोलते हैं तो ये निर्वाण वाला पॉइंट नहीं बोलते थे, ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर आप धर्म को प्रीच करोगे ना, धर्म और धर्म अलग अलग चीज़ है। धर्म एक रिलीजियस सेक्ट से जुड़ा है, किसी रिलीजन से जुड़ा है, लेकिन धर्म का मतलब होता है अच्छे अच्छे कर्म। जैसे आप अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करो, अपने स्लेव से अच्छा बर्ताव करो, अपने फैमिली का रेस्पेक्ट करो, बड़ों का रेस्पेक्ट करो, ऐसी ऐसी बातें। तो और इन्होंने एक मंत्री भी लाया था कि वो मंत्री क्या करेगा, धम्म को फैलाएगा, जिसका नाम था धम्म महामात्रा। और इन्होंने क्या किया
इनके जो धम था, इनकी जो पिलर थी उन पे धम लिखवाते थे। बहुत सारे पिलर जो इन्होंने बनाए हैं। क्लियर। उसके बाद लेकिन इससे हमें पता चलता है कि अशोक बहुत सुधर गया था। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं नहीं भाई सुधरा नहीं था उतना, क्योंकि अगर मतलब सुधरा बहुत ज़्यादा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लड़ाई को एकदम त्याग दिया था। अगर ऐसा होता तो कलिंग को छोड़ देते, उसके बाद भी कलिंग उस आपको अंदर में अपने अंदर में ही रखे रहते हैं। इसका ये भी कारण हो सकता है कि इनको पता लग गया था कि कलिंग अब अकेले जी नहीं सकता, कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए कलिंग को अपने पास ही रखते। ये भी कारण हो सकता है, कुछ हिस्टोरियन ये भी बताते हैं। क्लियर। थर्ड लड़ाई देखते हैं। पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ, इसके बाद क्या हुआ या थानेसर बोल सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम रूलर की एंट्री हो जाती है इंडिया में। क्लियर है। थानेसर में पहली लड़ाई हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। इसमें जो लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार होती है पूरा, लेकिन जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान जी की। इसके बाद होता क्या है, क्योंकि ये राजपूत किंग थे तो इसमें थोड़ा ऐसा होता है कि इनमें थोड़ा माफ़ी देने की भावना होती है कि भाई अगर ये भले ही हार गया है, हम इसको अभी माफ़ कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा दोस्त बन के रहेगा। और एक और चीज़, क्योंकि ये थे अभी दिल्ली वगैरह एरिया में थे, तो इन्होंने सोचा अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट में हमारा कोई दोस्त हो जाए तो हमारा नॉर्थ वेस्ट भी सिक्योर हो जाएगा, यहाँ पे कोई और अटैक नहीं यहाँ से करना आएगा। लेकिन इनकी एक गलती थी, मोहम्मद गोरी ऐसा कुछ नहीं सोचता था। मोहम्मद गोरी ने फ़ायदा उठाया इनके कुछ लोगों के साथ मिलके, इसने प्लान बनाया। इवन कुछ राजपूत के साथ मिलके, जो इनके एक ससुर जी थे जातन आई थिंक, तो उनके साथ मिलके इन्होंने प्लान बनाया। मतलब इन्होंने कुछ लोगों को मिला लिया कि वो आप बस लड़ाई में आइएगा नहीं। सेकेंड लड़ाई हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई और उसके बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। उसका सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हमें पता ही है, इस्लामिक एम्पायर ऑफ द इंडिया का इस्टाब्लिशमेंट हो गया, मुस्लिम रूल का। फिर बात करते हैं पहले बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ पानीपत में 3 लड़ाई हुई है, आपको पता चलना चाहिए। पहला बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, 1526 इसमें लड़ाई हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। देखो, लोदी डायनेस्टी के लास्ट राजा थे इब्राहिम लोदी, और आपको पता है कि लोदी डायनेस्टी को गिफ्ट में दिया गया था, राज्य दिया था एक्चुअली सैयद डायनेस्टी ने। और सैयद डायनेस्टी को ध्यान देना, सैयद डायनेस्टी को इस्टाब्लिश किसने करवाया था, किर्ज खान ने। और किर्ज खान को किसने इस्टाब्लिश किया था पंजाब में, तैमूर ने। क्लियर है ना। तो मुगल इसको बाबर को लगा यार ये तो इनडायरेक्टली मेरा ही राज्य है, इंडिया की बात करें तो इनडायरेक्टली मेरा ही राज्य है, तो मैं अपने राज्य पे हड़प लूँगा। और बाबर की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही थी उस एरिया में, बार बार हार का सामना करना पड़ा था। समरकंद वगैरह, हेरात वगैरह 2-3 जगह थे जो कि बहुत फेमस थे, वहाँ पे हड़पने के लिए इस बार हारा था 2-3 लड़ाई। तो उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी क्या कर रहे थे, अपने पावर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहे थे, इवन नोवेल्स वगैरह को ही पावर नहीं दे रहे थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, इब्राहिम लोदी के एक नोवेल्स थे, वो कॉल करते हैं, मतलब बुलवाते हैं, कोई संदेशा देते हैं बाबर को कि सर आप आइए, इब्राहिम लोदी तो बहुत नहीं, कुछ हमें पावर नहीं दे रहा है। तो इनके नोवेल्स वगैरह को भी तो यही लगा कि मंगोल है, क्योंकि बाबर आएंगे। और क्योंकि बाबर देखो फादर फैमिली से तैमूर से था, मदर से चंगेज खान से था, और ये दोनों ऐसे ग्रुप थी, मतलब इन दोनों के बारे में ऐसी प्रथा थी कि आते थे लूट के चले जाते थे, मतलब रहते नहीं थे। तो नोवेल्स वगैरह को लगा कि भाई एक बारी बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, हमें राजा बनाएगा और चला जाएगा यही। लेकिन बाबर की मंशा ऐसे नहीं थी, बाबर इसमें रुक गया, बाबर की जीत हुई और उसके बाद मुग़ल एम्पायर का ऑनसेट हो गया। उसके बाद बाबर बैक टू बैक लड़ाई लड़ता है, खानवा में, चौसा में, चंदेरी से लड़ाई लड़ता है। तो सेकेंड बैटल होती है खानवा में, बाबर और राणा सांगा, क्योंकि एक्चुअली राणा सांगा भी कॉल किया रहता है बाबर को, लेकिन जब बाबर इंडिया आता है इब्राहिम लोदी को हराने, तो राणा सांगा उस लड़ाई में बाबर का साथ नहीं देता है, यानी बाबर के साथ नहीं आता लड़ने। तो बाबर को गुस्सा आ जाता है, बाबर ने सोचा कि यार ये तो बुलाया भी, और हम भले ही बाबर राणा सांगा के कहने पे नहीं आया होगा, बाबर उस नोवेल्स के कहने पे आया होगा,
लेकिन साथ तो देता, बाबर को लग रहा था कि साथ तो देता, लेकिन साथ नहीं दिया। इसके कारण बाबर ने राणा सांगा को भी हराया। और उसके बाद क्या हुआ, इसके कारण बाबर अपना और राज्य एक्सटेंड कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल रहा है। उसके बाद फिर से लड़ाई एक होती है, बैटल ऑफ चौसा। इसमें आप देखो हुआ क्या, अब बाबर की मृत्यु हो गई है। बाबर 1530 में मृत्यु हो गए। 1530 में बाबर ने क्या छोड़ा है पता है? बाबर ने राज्य तो छोड़ा है, एक अच्छा खासा एरिया, लेकिन बाबर कंसोलिडेट करना भूल गया इन द सेंस कि उनको टाइम ही नहीं मिला, बाबर को टाइम नहीं मिला। तो अब होता क्या है, लड़ाई होती है कुछ, किस किस के बीच, क्योंकि एक तरफ सूर एम्पायर है बिहार वाला एरिया में, सूर एम्पायर शेरशाह सूरी, और एक उसके अलावे सारे एरिया में है नदन एम्पायर की ही बात करें शेरशाह, सॉरी शाहन कौन है, हुमायूं, सॉरी हुमायूं, शाहजहाँ तो बहुत बाद में आता, क्लियर है, हुमायूं। तो होता क्या है यहाँ पे कि बार बार शेरशाह सूरी एक दूसरे जगह को हड़प रहा है, कन्क्वेस्ट कर रहा है। तो शेरशाह को लगता है, सॉरी हुमायूं का लगता है यार राज्य तो हमारा है, ये क्यों हड़प रहा है। तो हुमायूं इस पे अटैक करने चला जाता है इसके घर में। वो जगह था चौसा, दो जगह पे अटैक करता है, एक चौसा, फिर एक और है कन्नौज, आपको पता ही हो कन्नौज। तो चौसा दोनों जगह क्या होती है, दोनों जगह जीत कौन जाता है, शेरशाह जीत जाता है, क्योंकि एक फंसा लेता है इसको, कॉन्स्पैरेसी में फंसा लेता है कि ऐसे अटैक करने गया, फिर ऐसे पीछे से सारे सैनिक को मार दिया, बहुत खेल। इसके बाद क्या होता है, शेरशाह एम्परर बन जाता है इंडिया का, क्योंकि हुमायूं अब भाग गया है, क्योंकि हुमायूं बैक टू बैक 2 लड़ाई लड़ता है, चौसा और उसके बाद कन्नौज, 2 लड़ाई लड़ता है, उसके बाद हार जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की स्टोरी थोड़े बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं लौट के आता है और शेरशाह के एक भाई है मोहम्मद शाह, आई थिंक नाम है उनका, उसको हराता है। उसके बाद फिर राजा बन जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसको सीढ़ी से गिर के मौत हो जाती है। उसके बाद 1556 ईस्वी में अकबर बनते हैं। अकबर बहुत छोटा था, उसमें 12 या 14 साल का था। तो वो किसी रीजेंट में काम करते, किसी के रीजेंट को होता है ना, उनका जो गुरु था बैरम खान जिनका नाम है, उनके रीजेंट में काम करते रहते हैं। तो बैरम खान के अंडर में काम करते रहते हैं। तो 1556 ईस्वी में क्या होता है, 1556 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या समझिए, शेरशाह के डायनेस्टी को हरा चुका है कौन, हुमायूं, लेकिन शेरशाह वाली डायनेस्टी चुप रहेगा नहीं भाई, बिल्कुल चुप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उसने अपना एक लड़ाकू को भेज दिया है, हेमू को। हेमू एक्चुअली ऐसा प्रकोप था ना हेमू का, ऐसा बोला जाता था हेमू कोई लड़ाई हार ही नहीं सकता। उसका नाम है विक्रमादित्य ऐसे करके उसको बताया गया था, कि उसका वो टाइटल वगैरह मिला था कि वो लड़ाई हार ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली बैरम खान और हेमू से लड़ाई हुई। हेमू एक्चुअली सूर डायनेस्टी का था, मोहम्मद आदिल शाह जिस समय था उसके, ये हम ऐसे बोल सकते हैं उसके कमांडर इन चीफ थे, ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो उसके लड़ाई करने जाते थे। तो एक्चुअली हेमू जीतने वाला था, लेकिन कहीं से तीर हेमू के आंख में लग जाती है। तो उसके बाद हेमू जैसे ही मेन राजा मर जाता है, मेन सेनापति मरता है, तो उसके बाद सेना तो ऐसे ही भाग जाती है। तो सेना से भागे, इसके बाद इससे अकबर की जीत हुई। अकबर एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा था बैरम खान, लेकिन राजा कौन थे उस समय का, अकबर ही थे ना। तो एंडेड अफगान रूल का पूरा एंड हो गया और मुगल अपने आप को और स्ट्रेंथन करने लगा। एक जो लड़ाई है तालीकोटा की लड़ाई बहुत बाद में होती है। एक्चुअली हुआ क्या, नीचे 2 एम्पायर था, एक विजयनगर एक बहमानी। विजयनगर एम्पायर के राजा क्या करते थे, बहमानी एम्पायर में 5 किंगडम था, तो इस किंगडम को आपस में एक दूसरे में से लड़वा के एक दूसरे को अलग करते थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगा, कौन, विजयनगर।
राम राजा के समय में। लेकिन क्या हुआ, किसी ने इन पांचों को मिला के इन पे अटैक करवा दिया और इसको पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करवा दिया, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करवा दिया। तो ये लड़ाई कहाँ हुई थी, तालीकोटा में, और 1565 एडी में। और कंबाइंड फोर्स ऑफ 4 मुस्लिम रूलर ऑफ डेक्कन एंड राम राजा, मतलब राम राजा अगेंस्ट में थे, ये जो ना मुस्लिम फोर्स जीत गए। इसके बाद इन्होंने हिंदू किंगडम जो था डेक्कन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। विजयनगर एम्पायर की जो छवि थी, मतलब पूरा कितना अच्छा बनाया था, वो सारा ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट वॉर आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये 1576 में लड़ा था। इस समय अकबर आ गया था। इस समय अकबर आप क्या कर रहे हैं, अकबर आप खुद लड़ाई लड़ रहा है। अकबर पहले बैरम खान के रेजेंट में काम कर रहा था ना, अंदर में काम कर रहा था, राजा था, लेकिन वो उसके ऐसा बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट करता था। लेकिन अब अकबर खुद लड़ रहा है, राणा प्रताप जी को हराता है और अकबर की जीत हो जाती है इसमें। राणा प्रताप इसमें अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन हार के बाद वो रिफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे जगह छुप जाते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ समूरगढ़ होता है। ये लड़ाई एक्चुअली हुआ क्या, आपको पता है कि पूरे मुगल या फिर इवन पूरे मुस्लिम एम्पायर में रूल ऑफ सक्सेशन, इसके बाद कौन राजा बनेगा, इसका हमेशा लोचा होता था ना। तो औरंगजेब और उसके कई भाई आपस में लड़ते थे कि इसके बाद राजा कौन बनेगा। मतलब जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के बाद राजा कौन बनेगा, तो सब आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। दारा सिकोह, जिसको बारे में पता होगा कि अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में बार बार आ रहे थे कि उनका कहाँ पे दफनाया गया वो निकाला जाए, क्लियर है ना। तो ये औरंगजेब में जीत होती है और औरंगजेब कैप्चर कर लेता है मुग़ल पावर को, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। अब आ गया ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ता है बैटल ऑफ प्लासी में 1757। इसमें एक तरफ था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के जितने टीम के जितने सारे मेन मेंबर थे, अंग्रेज़ ने उसको अपने तरफ कर लिया था। इवन मीर बख्शी, सेनापति, सब। ये एक ऐसा लड़ाई माना जाता है जिसमें किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, क्लियर है ना। इसमें इंग्लिश जो फोर्स थे आउटराइटली जीत गए, और इंग्लिश फोर्स जो थे वो किसके अंदर में राज कर रहे थे, क्लाइव लॉयड के अंदर में, रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में, देख रहे हैं। तो प्लासी की लड़ाई होती है, इंग्लिश यहाँ पे मास्टर बन जाता है बंगाल का और फाउंडेशन हो जाता है ब्रिटिश रूल का। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफ़गान किंग थे, उनकी भी यही मंशा थी, अफ़गान किंग से अफ़गानिस्तान वाले एरिया में रहता है कि मैं पूरा देश जीतना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट चाहता हूँ। तो उसने मराठा पे अटैक कर दिया। मराठा पे जैसे ही अटैक किया तो पूरे इंडिया में तहलका मच गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए। तो गिव ए सेटबैक ऑफ मराठा इन द नॉर्थ और सील्ड डेस्टिनी ऑफ मुगल एम्पायर एंड मेड ब्रिटिश। मतलब अब नहीं लग रहा है कि देखो कोई आया मुगल के एरिया के अंदर जाके फिर मराठा को हराया, मतलब ये इतना समझ सकते हो। क्योंकि अब देखो मुगल का डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, या 1765 भी दिया हुआ है बहुत जगह। इस समय ज्वाइंट फोर्सेस होते हैं मुस्लिम, क्योंकि देखिए बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ पे सिराज उदौला हार चुका है। सिराजुद्दौला के बाद बनते हैं नवाब, बनते हैं मीर जाफ़र के बाद बनते हैं मीर कासिम। क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर अंग्रेज से करने लगते थे, क्योंकि ये सब तो बस वो थे ना, क्या बोल सकते हैं, इन सबको बस खींच के क्या चलाते हैं, मतलब नाम के थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मीर जाफ़र के बाद बोलते हैं मीर कासिम। अब क्या होता है, मीर कासिम थोड़ा विद्रोह कर देता है अंग्रेज के खिलाफ, तो फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। और मीर कासिम अब जाते हैं मुग़ल के पास, शाह आलम उस समय था, अवध के पास। अवध के राजा उस समय थे शुजाउद्दौला, एक था शुजाउद्दौला अवध के, मुग़ल का कौन था, शाह आलम टू। तो इन दोनों के पास जाते कहते सर चलिए थोड़ा लड़ाई लड़िए हमारे लिए, अंग्रेज़ बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे आप लोग के लिए भी खतरा होगा। तो अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, तीनों मिलकर लड़ते हैं। MBA मैंने इसलिए लिखा है कि मुग़ल, बंगाल एंड अवध तीनों लड़ते हैं और इंग्लिश फोर्स की जीत होती है। इंग्लिश फोर्स किसके
देख रेख में लड़ रहे थे। उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे बैनिस फार्ट, क्लियर है, बैनिस फोर्ट ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश फोर्स की जीत हुई, इंग्लिश ऑक्यूपेशन और ज़्यादा होने लगा। उसके बाद मैसूर वॉर के बारे में देखते हैं। 3 मैसूर वॉर हुआ, आपको पता है 4 मैसूर वॉर हुआ। पहला और दूसरा लड़ा था हैदर अली ने, थर्ड और फोर्थ लड़ा था टीपू सुल्तान ने। तो थर्ड मैसूर वॉर में क्या होता है, इंग्लिश फोर्स एंड टीपू सुल्तान, इंग्लिश फोर्स की जीत होती है। टीपू सुल्तान ने को साइन करना पड़ता है सेरिंगपट्टनम ट्रीटी, और ट्रीटी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी, बहुत सारा ज़मीन छीन लिया, इवन इनके दोनों बेटों को अंग्रेज अपने पास रख ले लगे, ऐसी ऐसी बातें। फोर्थ मैसूर वॉर होता है जिसमें इंग्लिश फोर्स और टीपू सुल्तान, इंग्लिश फोर्स फिर से जीतती है, फोर्ट एट मलावली पे जीतते हैं। और इसके बाद क्या होती है, मोहम्मदन डायनेस्टी ऑफ मैसूर का एंड हो जाता है। उसके बाद ये अंग्रेज अपने कोई कठपुतली को यहाँ पर लगा डालते हैं। उसके बाद सेकेंड सिख वॉर होता है, सिख वॉर की भी बात करते हैं। सिख वॉर भी हुआ है आई थिंक 1848 से 49 के बीच, इंग्लिश फोर्स और सिख के बीच। इंग्लिश फोर्स फिर से जीत जाते हैं और सिख किंगडम आ जाता है ब्रिटिश के अंदर, क्लियर है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट बैटल है, और ध्यान देना है बैटल सिर्फ मैंने बताया नहीं, मैंने आपको बैकग्राउंड भी दिया है हर एक बैटल का। आप बताना कि कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बचा हुआ है ना मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, कुछ बचा हुआ है जैसे रिफॉर्म एंड एक्ट, कई सारे रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, फेमाइन के लिए कौन सी कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा।